नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम लोग बातें कर रहे थे कोलिजन्स इम्पल्स के बारे में और धीरे धीरे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के समापन समारोह की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमने लास्ट 3-4 लेक्चर से पूरी बातें जो की है वो कोलिजन और इम्पल्स के आसपास का कार्यक्रम रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोलिजन के सवाल है वो कहीं भी घुसाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक ऐसा एक जस्ट ट्रेलर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बॉल को मैंने ऐसे रख दिया है, ओ हो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ धरातल है, यहाँ पे एक बुलेट को मान लो कि मैं यू एंगल पे थीटा पे फेंक देता हूँ। तो ये क्या कर रही है, टक 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 जाके इसको हिट कर रही है। यहाँ पे क्या हो गया है, कोलिजन हो गया। ये कोलिजन होने के बाद में ये जो बॉल है और ये दोनों क्या करने लग जाए, मान लो कि ये सर्कुलर करने लग जाएंगे, है ना। यहाँ से यहाँ आपको पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम कितने एंगल पे ये लोग पहुंचेंगे। तो क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टाइल लगा है, फिर यहाँ सर्कुलर लगा है, फिर क्या लगा है, मैंने कहा प्रोजेक्टाइल लग गया, सर्कुलर लग गया, फिर क्या लग गया है, वर्क एनर्जी पावर लग गया। क्या मिक्स किए जा सकते हैं सवाल, मैंने कहा बिल्कुल। अगर एक पार्टिकल मान लो कि एक पार्टिकल मास जिसका मास m है, उसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट करके ऐसे रखा हुआ है। इधर से मान लीजिए बुलेट आ गई, बुलेट इसके अंदर घुस गई, फिर ये क्या करने लगेगा, ये ऐसे इसी मोशन करने लग जाएगा, टिक 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 टिक। तो क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, कोलिजन प्लस HSM ऐड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यार। जैसे मान लो अरे बहुत टॉपिक मिलाए जा सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स मिलाई जा सकती है, इवन ऑप्टिक्स मिलाई जा सकती है। कि मान लो जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये वाले ब्लॉक के ऊपर मान लो कि मैंने क्या लगा रखा है, एक मिरर लगा रखा है और इधर से आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास भी m है, मान लो e की वैल्यू 1 है। ये आता है v0 रफ्तार से, इससे टकराता है, रुक जाता है, फिर ये कहीं चला जाएगा। इतने टाइम बाद में ये वाले ब्लॉक की इमेज की क्या रफ्तार होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, जहां पे कोलिजन इन्वॉल्व होगा और बाकी चीजें भी उसमें इन्वॉल्व की जा सकती है। तो हमने बहुत अच्छे से कोलिजन और इम्पल्स पढ़ा है ताकि कहीं भी आए तो आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल चीज पे, जहां पे अपन वेरिएबल मास की बातें करेंगे। यानी बॉडी का मास जो है वो वक्त के साथ चेंज हो रहा होगा। तो इस तरह की चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आप डाल दीजिए वेरिएबल मास। बस इनसे मास्टर ये बता रहा था कि भैया बहुत किस्म के सवाल बनाए जा सकते हैं कोलिजन के बहुत सारे चैप्टर को मिक्स करके। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए वेरिएबल मास। अपन लास्ट एंड फाइनल बात करने वाले हैं अभी वेरिएबल मास की, वेरिएबल मास। और आज ही अपन इसको खत्म कर देंगे और शायद ये 15वां लेक्चर होगा। 15 लेक्चर के बाद हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सेंटर ऑफ मास का ये जो खेला है वो खत्म हो जाएगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ सकते हैं देन उसके बाद में, है ना। और अपना मैकेनिक्स का जो कार्यक्रम होगा वो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है HSM वगैरह को छोड़ दिया जाए, ग्रेविटेशन को तो खत्म हो जाएगा, यानी जो बहुत बड़ा पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा 99.99%। हेडिंग आप डालिएगा वेरिएबल मास। कौन सा मास है, वेरिएबल मास, वेरिएबल मास। अब क्या चीज है वेरिएबल मास, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखें। हमने बहुत पहले पढ़ा था F = dP/dt, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ था। वहां से अपने पास आ गया था m × dV/dt प्लस v × dm/dt। हमारे लिए मास वहां पे कांस्टेंट था तो हमने वो वाले फैक्टर को रिमूव कर दिया था, यानी वो वाले फैक्टर को भूल गए थे अपन, उसको 0 मान लिया था। तब हमें F = ma प्राप्त हुआ था, है कि नहीं यार। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ तो F = dP/dt है। तो खैर उसी से मिलती जुलती कुछ बात करते हैं। हम बोल रहे हैं भाई साहब कि हमारा मास वेरिएबल है, यानी मास कांस्टेंट नहीं है, यानी कि dm/dt 0 नहीं है, यानी कि dm/dt 0 नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है भाई साहब। ओहो, मान लो कि कुछ भी बॉडी, इसमें से dm मास अलग हो गया, इसमें से क्या हुआ है, dm मास अलग हो गया। मान लो कि ये वाली बॉडी v0 रफ्तार से जा रही थी और हुआ क्या है, इसमें से dm मास अलग हो गया है। ओहो, तो पीछे की तरफ मान लो कि बच गया है आपका
m माइनस dm, क्या बच जाएगा m माइनस dm, और अलग कौन हो गया है, dm मास जो है वो इससे अलग हो गया है। मान लो कि उसकी रफ्तार vr है, किसके रेस्पेक्ट में, जब मैं बोल रहा हूं कि vr इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm, इसका मतलब मैं जाहिर सी बात है इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और जब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो दो केस पैदा होते हैं, एक पहले वाला और एक बाद वाला। आप कुछ नहीं कहा जाए तो कौन सा वाला, बाद वाला। और इसकी रफ्तार मान लो कि अब v नॉट नहीं है, कुछ चेंज हो गई है v नॉट प्लस dv, मान लो कि कुछ चेंज हो गई है, dv पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो एक मास m था जो v नॉट रफ्तार से जा रहा था, अंदर ही अंदर कुछ घटना होती है और मास चेंज हो जाता है, और कुछ एक छोटा सा मास उससे अलग हो जाता है, या उल्टा बोल सकते हैं कि ऐसे एक मास था उसमें से dm मास ऐड हो गया और कुछ नया कार्यक्रम हो गया, रिवर्स भी हो सकता है। जैसे रॉकेट वाले केस की बात करें तो उसमें से कुछ मास था, उसमें से कुछ मास जो है फ्यूल बर्न होके बाहर जा रहा है, तो वैसी कुछ बात करते हैं। अच्छा भाई साहब, जो भी ये घटना हुई है इसमें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, आप बोलेगा नहीं साहब एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भैया m इंटू वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू m माइनस dm, m माइनस dm इंटू क्या आ जाएगा, ये रफ्तार है, रफ्तार क्या है, v नॉट इंटू dv है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इंटू dm, इंटू क्या कर दूं लाला, वीआर करूं कि नहीं करूं, वीआर करूं कि नहीं करूं, वीआर करूं कि नहीं करो, तो बोलेगा मत करिए, वीआर करोगे तो गलत हो जाएगा, वीआर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार नहीं है, वीआर किसके रेस्पेक्ट में रफ्तार है, ये वाले मास के रेस्पेक्ट में रफ्तार है। ओहो, मान लो कि ये अनीता है, ये आपकी बबीता है, तो भैया वीआर इज द रफ्तार ऑफ अनीता विद रेस्पेक्ट टू बबीता, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मुझे क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी में मैं क्या ऐड कर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी ऐड कर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी ऐड कर दूंगा। ओ, तो अगर मुझे ए की रफ्तार चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, मैंने कहा वो तो वीआर है, वो तो क्या है, वीआर है, उसमें मैं किसकी रफ्तार ऐड कर दूंगा, बी वाली ऐड कर दूंगा, यानी बी वाली मेरे लिए क्या है, वी नॉट प्लस डीवी है, वी नॉट प्लस डीवी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो ये जो रफ्तार आई है ये आपका वेलोसिटी ऑफ डीएम मास है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये क्या है, ये वो वाले मास के रेस्पेक्ट में है जिससे ये अलग हो रहा है, जिससे कि ये अलग हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे वी आर क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर इसके रेस्पेक्ट में, हमें क्या चाहिए, P इज इक्वल टू m इंटू वी में v ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आ जाएगा वी आर प्लस वी नॉट प्लस डीवी भाई साहब, है ना। वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रेस्पेक्ट टू बड़ा वाला मास, विद रेस्पेक्ट टू बड़ा वाला मास के रिस्पेक्ट में है। ये बड़ा वाला मास क्या हो सकता है, या तो ये डीएम मास इस मास में ऐड होगा, जैसे रॉकेट की बात करें तो रॉकेट में डीएम मास जो है वो अलग हो रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पे ये डीएम मास मेन मास में ऐड भी हो सकता है। जहां जहां ये अलग होगा वहां पे डीएम जो है जिस पार्ट से अलग हुआ यानी m माइनस डीएम जो बचा हुआ मास होगा उसके रेस्पेक्ट में होगा, और जहां ऐड होगा वहां पे जहां ऐड होगा उस वाले केस में होगा। अच्छा ये ऐड कहां हो सकता है और सब्ट्रैक्ट केस कहां हो सकता है, जैसे रॉकेट वाले केस की मैं बात करूं तो रॉकेट वाले केस में हमारे लिए मेन मास मान लीजिए कि ये m है, तो डीएम मास कौन सा वाला है, डीएम मास वो वाला है जो फ्यूल बर्न हो रहा है। तो मेन मास अगर आपका m था उसमें से डीएम बाहर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक उल्टी, जैसे आप चक्री की बात करें, चक्री जो घुमाने वाली आती है ना, उसमें भी क्या होता है, डीएम मास बर्न हो रहा होता है, उससे एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, उसका टॉर्क आता है और घूमती है। खैर उसकी बातें अपन टेक्निकलिटीज आगे बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भैया कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइएगा, ये मास कम होने वाले तो हमने रॉकेट वगैरह देखा है, रॉकेट आपने देखा होगा, अरे भाई देखा ही होगा यार, दीपावली पे देखा ही है ना, वो वाला रॉकेट तो आपने देखा होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक चेन है मेरे पास, ऐसे रखी हुई है, चेन को मैंने है ना ऐसे रखी हुई है, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, धरातल से जस्ट टच है, ऐसे यहां से पकड़ के बैठा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं,
स्लोली स्लोली मान लो स्लोली स्लोली मैंने यहां से इसको यहां से रिलीज कर दिया, इसको क्या किया है, रिलीज कर दिया है, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ये जो चेन है वो यहाँ पे फोल्ड होने लग जाएगी, यहाँ पे फोल्ड होने लग जाएगी। जैसे मान लो कि ये वाली चेन यहाँ से नीचे x आ गई है, तो x पार्ट जो होगा इसका, यानी जो x पार्ट ऊपर से नीचे आया वो यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अब ये चेन ऐसी रहेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें डीएम मास हमेशा आके ऐड हो रहा है, डीएम मास हमेशा आके ऐड हो रहा है, टक 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 ऐसे ऐसे करके डीएम मास जो है हमेशा ऐड हो रहा है, और आपका मेन मास जो है वो वक्त के साथ बढ़ रहा होता है, डीएम 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 ऐड हो रहा है। तो इस वाले केस में आपका जो ये जो मास है ये यहाँ पे ये वाला होगा, और डीएम मास कौन सा वाला होगा, जो ऐड हो रहा है। रॉकेट वाले केस में जो मेन मास कौन सा है, वो वाला है जहां से डीएम मास अलग हो रहा है। अच्छा, तो दोनों कांड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि या तो मास बॉडी का कम हो रहा हो या बॉडी का मास बढ़ रहा हो। उन दोनों ही केस में तो मास तो वेरिएबल ही हुआ ना यार, ये जरूरी थोड़ी है कि बॉडी का मास कम होगा, बॉडी का मास बढ़ भी सकता है। हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि बॉडी या वो जो सिस्टम है वो क्या चीज है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता लग गया कि भाई साहब एक बॉडी जो v0 रफ्तार से जा रही थी उसमें से डीएम मास अलग हो गया, कट लिया है, तो बचा कुचा मास आपका m माइनस डीएम हो गया है। उसकी रफ्तार v0 प्लस dv का थी, पहले उसकी रफ्तार v0 थी, बाद में मैंने मान लिया कि कुछ dv का चेंज हो गया, और जो मास dm अलग हुआ है उसका मेन मास के रिस्पेक्ट में रफ्तार vr है, vr ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, वो वाले के रिस्पेक्ट में जिससे या तो वो अलग हो रहा है, यानी अलग होने वाले केस में ये वाला मेन मास हो जाएगा, या जिसमें डीएम ऐड हो रहा है यानी ये वाला मास हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब ये जो घटना हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंटरनल फोर्स है। अब इंटरनल फोर्स अगर लगेगा तो एक बात की तो गारंटी है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पी इज इक्वल टू पी फाइनल कर रहा हूं। तो मैंने पी की टर्म यहाँ पे लिख ली कि भाई पहले m था, उसकी रफ्तार v0 थी, तो p इस साइड था, फिर m माइनस dm का इसकी रफ्तार से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब dm की रफ्तार से मल्टीप्लाई करने आया तो भाई साहब vr तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, vr कहाँ है, vr तो इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी रफ्तार को इसमें ऐड कर दिया, तो हमें जो है dm मास की रफ्तार मिल गई है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। अब भाई साहब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब इसका एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया है m इंटू v0, ये क्या हो गया है, m इंटू v0, पेन थोड़ा सा निपट रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, m इंटू v0 दैट इज इक्वल टू अब यहां से देखिएगा आप, तो आ जाएगा आपके लिए m v0, एक टर्म आ जाएगी, एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कैपिटल M इंटू dv, कैपिटल M इंटू dv आ गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dm v0। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये जो कार्यक्रम है यहाँ से ये हो गया, और एक और टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ dm dv। अरे बहुत ही आसान है, बहुत सारी टर्म्स इसमें कट जाएगी, बहुत सारी टर्म इसमें कट जाएगी। अच्छा, और अगर आगे बढ़े अपन ये वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं, तो यहां से हमारे पास आ रहा है आपका dm इंटू वी आर, और एक और टर्म यहाँ पे आती है, दो और टर्म आ जाएगी यहाँ पे dm v0 एंड dm dv, इसको फैला दिया है। कुल मिला के ये जो कोष्टक वाला कार्यक्रम था आपने खोल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भैया कैपिटल M इंटू v0 इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपस में निपट जाएंगे, खेला खत्म हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो m इंटू dv यहाँ पे देखिए dm v0 प्लस का यहाँ पे या माइनस का, ये भी आपस में कट के मर जाएंगे। एक और देखिएगा dm dv पॉजिटिव है इधर, आप ये नेगेटिव, ओ तो ये पूरा रायता साफ हो गया, बस दो ही टर्म बची है m dv और dm dv। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो 0 इज इक्वल टू m इंटू dv प्लस एक टर्म आ गई आपकी dm इंटू वी आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा अपन क्या कर रहे हैं, ये m मास है ना, वो m मास कौन सा वाला है, ये वाला मास, जिससे कौन अलग हुआ, dm मास अलग हुआ। मैं इसको लेफ्ट में ला रहा हूं, तो m इंटू dv मेरे लिए आ रहा माइनस ऑफ वी आर इंटू dm, है ना। वी आर क्या है, ये वी आर जो मास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी रिलेटिव रफ्तार है किसके रेस्पेक्ट में, मेन मास के रेस्पेक्ट। अब मैं दोनों साइड, ये मेरे लिए dv है और ये मेरे लिए dm है, मैंने दोनों साइड अगर टाइम्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या मैं इसी चीज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई साहब m इंटू dv बाई dt मस्ट बी इक्वल टू वी आर कॉन्स्टेंट है इंटू dm बाई dt। अब आप ध्यान से देखिएगा लल्ला, तो m आपका मास है और dv बाई dt आपको एक्सेलरेशन देगा, ये क्या दे रहा होगा, एक्सेलरेशन। तो ये कार्यक्रम जो है फोर्स आ गया है, और इसी फोर्स को प्यार से बोला जाता है थ्रस्ट फोर्स। इसी फोर्स को प्यार से क्या बोला जाता है, थ्रस्ट फोर्स। ये क्या होता है भाई साहब, माइनस ऑफ वी आर इंटू dm बाई dt। वी आर क्या है,
वी आर है वो वाला मास डीएम जो या मेन बॉडी से अलग हो रहा है या एज जो मेन बॉडी में ऐड हो रहा है उसकी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी, और डीएम बाई dt क्या है, नए मास के ऐड होने की रेट, या तो ऐड हो रहा है तो ऐड होने की रेट, और अगर कम हो रहा है तो कम होने की रेट। प्यार से जो है डीएम बाई dt को बुक्स में कई बार म्यू से भी लिखा जा सकता है। बेसिकली ये क्या होगा, केजी पर सेकेंड एक रेट है भाई साहब। अच्छा, तो बालक लोग ये तो समझ गए कि भाई साहब जो थ्रस्ट फोर्स होने वाला है उसकी वैल्यू आएगी वी आर इंटू डीएम बाई dt। अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पे बोलूं यार, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली माइनस ऑफ वी आर इंटू डीएम बाई dt। अब ये डीएम बाई dt जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वक्त के साथ क्या रेट है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम इसको थोड़ा आसान करते हैं। मैं बोलता हूं भाई साहब जब आपको थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, थ्रस्ट फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज वी आर इंटू डीएम बाई dt। आप बस वैल्यूज को रख दीजिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड यहां से पता लग गया कि भैया वी आर इंटू डीएम बाई dt को मल्टीप्लाई कर लें। अब डायरेक्शन के लिए देखते हैं कि क्या करते हैं। अब डायरेक्शन के लिए देखते हैं, पहला केस ले रहा हूं मैं रॉकेट वाला। कौन सा वाला, रॉकेट वाला केस लेते हैं, जस्ट फील लेते हैं, बाकी मैं नोट बना के बाद में लिख दूंगा तो बहुत ही आसान आपको लगने वाला। पहले अपन समझ लेते हैं। मान लो कि ये रॉकेट है जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है और रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं कि रॉकेट को ऊपर लेके कौन जा रहा है, थ्रस्ट फोर्स तो ले जा रहा होगा, क्योंकि इसका mg तो नीचे लग रहा है ना। अगर आप मेन मास के ऊपर बैठते हैं तो आपके लिए जो वी आर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वी आर इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जहां बैठे हैं वो मेन मास वक्त के साथ कम हो रहा है, वो वक्त के साथ कम हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स वी आर की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। If the main mass is decreasing, if the main mass is decreasing, then the thrust force will be in the opposite direction of VR। और VR क्या है, मेन मास के रिस्पेक्ट में अलग होने वाले मास का रिलेटिव रफ्तार है। उसका क्या है, रिलेटिव रफ्तार है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे चेन वाला केस था, चेन ऐसे फोल्ड हो रही थी, चेन ऐसे फोल्ड हो रही थी, यहाँ पे टक 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 टक। अगर ये चेन ऐसे फोल्ड हो रही थी तो यहाँ क्या हो रहा था, आपका ये मेन मास है और यहाँ पे ये चेन जो है डीएम मास इसका ऐड हो रहा है, डीएम ऐड हो रहा है। तो मेन मास, अगर मान लो कि इसका मास अभी जो फोल्ड हो रही थी वो 1 kg है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे नॉर्मल क्या होना चाहिए, क्या 10 होना चाहिए कि उससे ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा 10 से ज्यादा होता है, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो नॉर्मल आपका 10 से भी ज्यादा होगा। अगर मास इसका जो पार्ट नीचे है उसका 1 kg है, तो थ्रस्ट फोर्स 10 से बड़ा, मतलब नॉर्मल जो है वो 10 से बड़ा होगा, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स भी नीचे लगने वाला है। यहाँ पे अगर मेन मास नीचे की तरफ, मेन मास बढ़ रहा है, तो VR जो है वो आपका नीचे की तरफ है, तब उस वाले केस में थ्रस्ट फोर्स VR की सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इन दोनों केस से मास्टर आपको क्या बोल रहा है, मास्टर आपको बोल रहा है कि अगर आपको थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपल निकाल लीजिए VR इंटू डीएम बाई dt। उसकी डायरेक्शन चाहिए तो देखिए पहले कि भैया मेन मास कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो VR की ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर बढ़ रहा है तो VR की सेम डायरेक्शन में। VR क्या है, VR है रिलेटिव रफ्तार किसकी, डीएम मास की, किसके रेस्पेक्ट में, जिससे वो या तो अलग हो रहा है या फिर जिसमें जाके वो ऐड हो रहा है। इसमें कोई बहुत टफ चीज नहीं है, तो आप नोट बना के लिख दीजिए, एक नोट बनाइए और लिखिए, नोट बना के लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले लिखिए, आपको लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स Ft, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू VR इंटू डीएम बाई dt, VR इंटू डीएम बाई dt। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। एंड पहला पॉइंट ये हो गया, एंड फॉर डायरेक्शन, एंड फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन। इसमें अपन 2 पॉइंट लिखेंगे। ए में लिखिए, इफ द मेन मास इज इंक्रीजिंग, if the main mass is increasing, then thrust force will be in the opposite direction of VR, in the opposite direction of VR। if main mass, मैं लिख देता हूं, if main mass is decreasing, then F thrust will be in opposite direction,
डायरेक्शन ऑफ दी VR इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ VR है। एग्जाम्पल के लिए क्या बना देंगे, रॉकेट का फोटो बना देंगे। क्या बना देंगे, रॉकेट का फोटो बना देंगे। VR इस डायरेक्शन में होगा, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इसी के बी पार्ट में लिखिएगा, इफ द मेन मास इज इंक्रीजिंग, इफ द मेन मास इज इंक्रीजिंग देन द थ्रस्ट फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ VR की क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल में क्या बनाइएगा, इसके एग्जाम्पल में आप ये चेन वाला कार्यक्रम बना दीजिए, टक 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 टक। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में आपकी VR जो है वो नीचे की तरफ होगी और थ्रस्ट फोर्स भी ग्राउंड पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। थ्रस्ट फोर्स भी नीचे की तरफ लग, वो कितना लग रहा है वगैरह वगैरह ये बातें अपन करेंगे, इनमें खूब सवाल सोल्व करेंगे। कितना लग रहा, कैसे लग रहा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, कैसे वेरी कर रहा है क्या। अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि भैया ये थ्रस्ट फोर्स का मैटर आता कब है। मैंने कहा जब मास वेरिएबल हो, जब क्या हो, मास वेरिएबल हो, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या तो वो डिक्रीज हो रहा होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और उसका मैग्नीट्यूड होगा VR इंटू dm बाई dt। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो VR इंटू dm बाई dt होने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया, आपको डायरेक्शन पता लगी, तब आप बोले कि सवाल करवा दीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुरंत बढ़ते हैं सवालों पे, सवाल करेंगे 3-4 बहुत बेहतरीन वाले 4-5 सवाल, मजा आ जाएगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वेरिएबल मास। देन उसके बाद ये चैप्टर अपन करेंगे खत्म। वैसे मतलब सवालों की कोई कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन खूब पढ़ा है हमने, 15 लेक्चर्स के आसपास होने लगे हैं, मोर देन रिक्वायर्ड। हमने मतलब मोर देन रिक्वायर्ड तो नहीं बोल सकते, मतलब जितना रिक्वायर्ड मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना हमने पढ़ा है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम पहले सवाल से यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, एक चुल्लू पुल्लू सवाल से। मान लो कि अपने पास एक रॉकेट है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक रॉकेट है। पहला एग्जांपल भाई साहब, हमारे पास एक रॉकेट है, यहाँ पे एक रॉकेट है। मान लो कि रॉकेट का मास मैंने कितना रखा है, मान लो कि ये रॉकेट 1000 किलो का है। हम इस रॉकेट व्हीकल को लॉन्च के लिए लॉन्च पैड पे लेके चले गए श्रीहरिकोटा में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे, PSLV पे। रॉकेट का मास है 1000 kg। इसमें आप जानते हैं कि रॉकेट में काम का मटेरियल जो होता है, यानी कि जो आपका काम का मटेरियल क्या होता है, उसमें सैटेलाइट वगैरह जो भेजनी वो होती, वो तो बहुत छोटी सी होती है। साइड में लगे होते हैं ये इस तरह के ऐसे ट्यूब्स लगे होते हैं, है ना। वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, वही बर्न करता है, तब थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है और आपका रॉकेट ऊपर की तरफ प्रस्थान करता है ना। आप सबने रॉकेट देखा होगा भाई साहब, रॉकेट अगर नहीं देखा है तो इस दीपावली जरूर देख लेना। अबे रॉकेट तो देखा ही होगा ना, मतलब बड़ा नहीं देखा होगा, भले ही वीडियो में तो देख ही लिया होगा, वरना दीपावली वाला रॉकेट तो सबने ही देखा ही होता है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अपन काम की बात करते हैं क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। बाकी दीपावली वाले रॉकेट की बहुत सारी घटनाएं होती ही है, कई बार लॉन्च उधर करना होता है, पड़ोसी के घर में जाके लॉन्च हो जाता है, तो बड़े कांड होते हैं। खैर अपन काम की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास जो एक रॉकेट है, उसका वेट है, यानी उसका मास है 1000 kg, और ये सवाल बोल रहा है कि इसमें जो फ्यूल के बर्न करने की रेट है वो है वेलोसिटी, VR आपको दी हुई है, वो है मान लो 100 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है भाई साहब, ये मतलब ये फ्यूल की रिलेटिव रफ्तार है किसके, मेन मास के रेस्पेक्ट में आपको दी हुई है। आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ, फाइंड द मिनिमम रेट ऑफ, फाइंड द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल burning to lift off, to just lift off the rocket from launch pad, launch पैड से जस्ट उसको लिफ्ट ऑफ करने के लिए मिनिमम कितना फ्यूल बर्न करना होगा पर सेकेंड, क्या उसकी रेट होनी चाहिए जिससे कि ये टक से कम धरती माता को अलविदा बोल दे। मैंने कहा अगर ये इसका मास 1000 kg है शुरुआत में, t = 0 पे इसका मास आपका 1000 kg है और ये दिया हुआ है, तो भैया नीचे की तरफ इसलिए फोर्स लग रहा होगा mg, यानी 1000 और एक और मीटर लगा दीजिए। ऊपर का थ्रस्ट फोर्स
इससे बड़ा होना चाहिए। जस्ट लिफ्ट ऑफ कर रहे हैं तो आसान भाषा में मैं बात करूं तो ये थ्रस्ट फोर्स एटलीस्ट जो है वो 10,000 न्यूटन होना ही चाहिए, 10,000 न्यूटन होना ही चाहिए, अन्यथा ये टेक ऑफ करने वाला नहीं है। अब अपन जानते हैं, अच्छा मैंने थ्रस्ट फोर्स की ऊपर डायरेक्शन काहे ली, क्योंकि मैं यहां बैठा और मुझे पता था कि मेरा मेन मास कम हो रहा है, वीआर इस डायरेक्शन में है। जब मेन मास कम हो रहा होता है तो थ्रस्ट फोर्स वीआर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की तरफ। ओह, वीआर का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड होता है वीआर इंटू डीएम बाई dt। अगर आप ध्यान से देखें तो वीआर आपको सवाल में 100 दिया हुआ है, dm बाई dt वो है रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग जो पूछा गया है, जो कि आपका आएगा 10,000। 2 मिनट से 2 मिनट उड़ा दीजिए, यानी dm बाई dt आपके पास क्या आ रहा है 100 kg पर सेकेंड, 100 kg पर सेकेंड की रेट से आपको एटलीस्ट फ्यूल बर्न करना होगा ताकि जस्ट लिफ्ट ऑफ कर जाए। अब आप जस्ट लिफ्ट ऑफ नहीं, बहुत तेज रफ्तार से ऊपर जाता है तो 100 से कई गुना ज्यादा रखते हैं ताकि वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर जाए और ऊपर की तरफ प्रस्थान कर जाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो इतना केजी पर सेकेंड फ्यूल के बर्न करने की रेट पता लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैं इस सवाल को थोड़ा अच्छा करता हूं, मान लो कि मैं इसी सवाल को थोड़ा अच्छा करता हूं। कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। मान लो कि मैं बोलूं, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये जो अपना रॉकेट है, ये जो अपना रॉकेट है, इसका मास मान लेते हैं अपन, मास अपन मान लेते हैं, मान लो m0 मास है। क्या है? m0 है। और जो फ्यूल बढ़ने की रेट है dm बाई dt, मैं इसको बोल रहा हूं म्यू kg पर सेकेंड। क्या बोल दे रहा हूं? म्यू kg पर सेकेंड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि Vr जो है वो मेरे लिए Vr ही है। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि भाई साहब किसी भी टाइम पे इसकी रफ्तार, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी रफ्तार u है। क्या है? u है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो किसी भी टाइम पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट पता करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। आपसे क्या पूछा गया सवाल कि एक रॉकेट है, रॉकेट का मास m0 है, म्यू उसका जो है u इनिशियल स्पीड मान लीजिए u है, और vr उसकी रिलेटिव रफ्तार है, m0 उसका इनिशियल मास है। m0 क्या है? इनिशियल मास है। t इज इक्वल टू 0 पे, और dm बाई dt जो है वो फ्यूल बर्न करने की रेट है। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, हालांकि u की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी? 0 रहेगी। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो भैया शुरू में इसकी रफ्तार तो u थी, किसी टाइम t पे मान लेता हूं v हो गई है। v इज द स्पीड ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे मान लो कि क्या हो गई है? v हो गई है। तो आपका ये जो रॉकेट है इसका मास अब क्या होगा? मैंने कहा अब मान लो कि मास m हो गया, पहले क्या था? m0 था। इसकी रफ्तार क्या है? v है। ऊपर क्या लग रहा होगा? थ्रस्ट फोर्स। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा आपके लिए F net इज इक्वल टू ft माइनस mg। ft माइनस mg है। ft क्या है? F net क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास आपका m है, रफ्तार v है, dv बाई dt आ गया भाई साहब। थ्रस्ट फोर्स क्या है? थ्रस्ट फोर्स आपके लिए है, थ्रस्ट फोर्स है आपके लिए vr इंटू dm बाई dt, vr इंटू dm बाई dt, vr इंटू dm बाई dt। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, माइनस आपका आ गया है mg। अब आप ध्यान से देखें तो क्या होगा? मैं m से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, ये मेरे लिए हो गया dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू m से डिवाइड कर देते हैं, dt को भी उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास vr dm बाई m आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ g dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम आपका 0 से लेके t तक जा रहा है। यहाँ आपका मास इनिशियली m0 था, किसी टाइम t पे m0 माइनस म्यू t हो जाएगा। काय को? कि म्यू है आपका dm बाई dt, पर सेकंड कितना फ्यूल बर्न हो रहा है, तो t टाइम में म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना फ्यूल बर्न हो गया, तो रहा कितना है m0 माइनस म्यू t, यानी किसी भी पॉइंट पे m जो होगा वो m0 माइनस
म्यू टी हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, रफ्तार आपकी जो है वो u से v तक जाएगी, हालांकि u की वैल्यू 0 रहेगी यहाँ पे, तो ये v माइनस यू आएगा, तो v को मैंने इधर ले गया, u आ गया इधर जाके, और ये क्या आ जाएगा, vr इधर रहेगा, और dm बाई dt ये तो ln हो जाएगा, तो ln में अपर लिमिट आप डालिएगा तो ये m नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाई m नॉट आ जाएगा माइनस ऑफ gt, इस तरह का कोई फंक्शन आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये क्या है, मैंने कहा ये रॉकेट की रफ्तार u की वैल्यू वैसे क्या होगी, टेक्निकली 0 होगी स्टार्टिंग पे, ln m नॉट माइनस म्यू टी। इस तरह से आप किसी भी टाइम पे रॉकेट की रफ्तार पता कर सकते हैं। एक ढंग का सवाल बना क्या, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा अच्छा बन गया। ये रद्दी सवाल हो गया, एकदम रद्दी, ये थोड़ा ठीक। बाकी और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। एक बेल्ट है, एक क्या है, एक बेल्ट है, क्या बेल्ट वाले सवालों पे आगे आते हैं। अभी रॉकेट का ही एक और सवाल सॉल्व करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। रॉकेट का ये हो गया, या रॉकेट की बहुत होगी, रॉकेट में और भी ये सवाल बनाए जा सकते हैं, बुकलेट वगैरह पे आप देखेंगे। मान लो कि मैं बेल्ट वाले सवालों पे आता हूँ। बेल्ट वाले सवालों पे एक दो सवाल बेल्ट वाले करते हैं। कैसे सवाल, मान लो देखिए जरा ध्यान से, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपसे एक एग्जांपल के लिए कि एक मान लो कि बेल्ट वाले सवाल से आने से पहले भी ये सस्ता सवाल करते हैं। मान लो कि एक अपने पास ट्रॉली है, ऐसा क्या है, ट्रॉली है, जिसमें क्या भरा हुआ है, इसमें रेत भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, और ये रेत धीरे धीरे इन हॉल से नीचे गिर रही है, कहां पे, रोड पे गिर रही है, और ये स्मूथ ट्रैक है। मान लो कि ये स्मूथ रोड है, कैसी रोड है, स्मूथ रोड है, स्मूथ ट्रैक बोल दीजिए। इस पे ये गाड़ी चल रही है, स्मूथ ट्रैक पे ये चल रही है। मान लो कि इसकी इनिशियल रफ्तार जो है वो v नॉट है, क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी रफ्तार क्या है, v नॉट है, और ये रेट जो है वो इधर की तरफ नीचे आ रही है, नीचे फ्री फॉल कर रही है। रेट उसकी मान लो dm बाई dt, आपको म्यू दिया हुआ है। आपसे बोला जाए फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ कार्ट, या फिर ये जो भी कार्ट है, कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आप सोचिएगा कैसे, मतलब इसकी जो है वेलोसिटी आप पता करेंगे। मान लो कि इस पूरे का रेत का इनिशियली मास m नॉट था, इनिशियली मास क्या था, m नॉट था, बाकी ट्रॉली आप मास लेस मान लीजिए। रफ्तार ये है, किसी भी टाइम पे आपका मास क्या हो जाएगा, m नॉट माइनस म्यू टी। मास ऐसे नीचे गिर रहा है, किसी भी टाइम पे ट्रॉली की रफ्तार क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। सोचिएगा, आप ब्रेक मारिए और क्या क्या फंक्शन आता है, हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं बोल रहा हूं साहब कि v नॉट तो v नॉट ही रहेगा सदा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी एट एनी टाइम t v नॉट ही आएगी। लोग बोलेंगे ये कहा है बाबू, ऐसे कैसे हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका मेन मास है, इसकी रफ्तार इधर की तरफ जो थी वो यहां से जस्ट बाहर जाने वाले पार्टिकल की भी होगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये फेंका नहीं गया है लल्ला, इसको रिलीज किया गया है। अगर इसको रिलीज किया गया है तो रिलेटिव रफ्तार तो 0 हो गई लाला, तो कोई थ्रस्ट फोर्स लगने वाला नहीं है, अरे जब थ्रस्ट फोर्स लगेगा ही नहीं तो भैया एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, जब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो रफ्तार में चेंज होने वाला नहीं है, तो किसी भी टाइम पे v नॉट ही रहेगा। समझे क्या बात को, पार्टिकल वहां यहां से रिलीज हो रहा है, रिलीज करते टाइम पार्टिकल की वही रफ्तार होती है जिस फ्रेम से उसको रिलीज किया जा रहा है। ये सब तो पहले ही जान लिए ना कि गुब्बारे में आप ऊपर जा रहे थे, गुब्बारा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आपने हाथ बार करके एक स्टोन को रिलीज कर दिया, तो स्टोन के ऊपर की तरफ रफ्तार इनिशियली क्या होगी, वही होगी जो गुब्बारे की होगी, 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपने बोल दिया v नॉट ही रहेगी, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि Vr आपका जो है वो 0 है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसमें मजा अपन डालते हैं कि ऐसा कुछ हो कि थ्रस्ट फोर्स लगे, ऐसा कुछ हो कि इसमें थ्रस्ट फोर्स लग जाए। अब जरा देखिए जरा किस तरह से इसमें थ्रस्ट फोर्स अपन लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर अपन देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी सवाल में क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी कार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बड़ी सी ऐसी कार्ट ले ली मैंने, ओ हो जो एक रोड पे है। मैंने कहा ठीक है ना, और इस पे एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा हूं मैं, मान लो F नॉट लगा रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल रफ्तार मान लो 0 है, और इस कार्ट का मास क्या है, मैंने कहा m है। ऊपर से इस पे बारिश हो रही है, किसकी,
रेत की बारिश हो रही है। ये आपका हॉपर टाइप का कुछ आइटम है, हॉपर जानते हैं, डर ऐसा, उसमें से रेत ऊपर से गिर रही है और ये ट्रॉली बहुत लंबी है, लेंदी है, काफी लेंदी है। अब आप ऐसा ना बोलिएगा कि थोड़ी देर में ये आगे निकल जाएगी, हॉपर वहीं रह जाएगा। अब हॉपर टाइप तरह का आइटम होता है, इससे अपन क्या करते हैं, तेल वगैरह निकालते हैं। आपने लोडिंग वगैरह देखी होगी ट्रेन में, कोयला वगैरह इस तरह से लोड होता है। तो आप ये समझिए कि ऊपर से मटेरियल गिर रहा है और जो गिरने की रेट है dm by dt, वो आपका म्यू है, वो आपका म्यू है। अच्छा, ये सब बहुत बढ़िया। और ये हॉपर जस्ट इसके टच में लगा रखा है, ऐसा नहीं बहुत ऊपर से, जस्ट इसके टच में लगा रखा है। आपसे बोले फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, find the velocity of cart, find the velocity of cart with respect to with time, find the velocity of cart as a function of time, as a function of time, function of time आपको जो है कार्ट की, find the velocity of cart as a function of time, ये आपसे पूछा गया है। अब आप सोचिएगा कि साहब पिछली बार जो है रेतवा गिर रहा था, ऐसे नीचे से गिर रहा था, इस बार रेत अंदर आके गिर रही है, रेत अंदर आके गिर रही है, तो क्या अब भी t = 0 पे तो ये 0 था। अब आप फोर्स भी लगा रहे हो, मान लो कि फोर्स नहीं हो तो वैसे ही रुका रहेगा क्या, और अगर फोर्स लग रहा है तो फिर कैसे बात करें। आप बोलेंगे क्या थ्रस्ट फोर्स अगर नहीं होगा तो फिर फोर्स बटा मास कर दीजिए और एक्सेलरेशन आ गई, फिर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। सोचिएगा आप जरा, क्या इस पर्टिकुलर केस में थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या इस पर्टिकुलर केस में थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आप ये सोचिएगा। और पैरेलली अगर मैं थोड़ा आसान आपके लिए करूं तो मैं ऐसा बोल दूं कि कन्वेयर बेल्ट वाले सवाल आते हैं खूब सारे, मेडिकल लेवल में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्वेयर बेल्ट लगा, कन्वेयर बेल्ट आप जानते हैं ना, मान लीजिए बेल्ट है ऐसे और ये बेल्ट ऐसे, इस पे हॉपर लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये मटेरियल इस पे गिर रहा है, मटेरियल गिर रहा है। कन्वेयर बेल्ट की अगर रफ्तार v है, आप चीटा बन के कन्वेयर बेल्ट पे बैठ जाइए, क्योंकि मेन मास में कुछ मास ऐड हो रहा है, तो ये जस्ट मटेरियल पास में आ रहा होगा, इसकी रिलेटिव रफ्तार उधर की तरफ भी हो जाएगी। अगर इसकी रफ्तार v है तो आपके रिस्पेक्ट में ये जो ऐसे वर्टिकली आने वाला था उसकी रफ्तार इधर हो जाएगी, मेन मास बढ़ रहा है। अगर ये vr उस तरफ है तो भैया इस बेल्ट पे लगने वाला थ्रस्ट फोर्स भी, यानी ये जो मटेरियल ऐड हो रहा होगा उस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगने वाला होगा वो vr की सेम डायरेक्शन में लगेगा। ओह, तो इस पे इधर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा, है ना, आए कि नहीं और आपकी फिर ये रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये रफ्तार को मेंटेन करना है तो कितनी पावर देनी होगी, आप बोलेंगे साहब F × V, आपको इतना एक्स्ट्रा पावर और देना होगा, मतलब थ्रस्ट फोर्स × V से, ताकि वो जो है कन्वेयर बेल्ट भी रफ्तार से चलता रहे। मेडिकल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे सोचेंगे भाई साहब की कुछ वैसा ही तो है यार, इधर कन्वेयर V से जा रहा है, किसी टाइम t पे हमारा ये जो गाड़ी है उसकी रफ्तार मान लो v हो गई है, मैं चीटा बन के इस गाड़ी में यहाँ बैठा हूँ, कुछ मास यहाँ जमा हो गया है, इस मास पे बैठ के देखेंगे तो ये जो छोटा सा पार्टिकल इधर आ रहा है उसकी रफ्तार, रिलेटिव रफ्तार मेरे लिए इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी यार, सोच के देख, होगी ना। अगर होगी तो मेन मास बढ़ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा भाई साहब, कितना लगेगा भाई साहब थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रिलेटिव रफ्तार v × dm by dt, dm by dt उसको मैंने u लिखा है, तो v × u इतना थ्रस्ट फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब आप ध्यान से देखिए F0 लग रहा है इधर, कांस्टेंट एक फोर्स हमेशा लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो आपके पास नेट फोर्स हो जाएगा F0 माइनस ue, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी टाइम पे मास क्या हो जाएगा, फ्रेम का मास m है, प्लस आपका जो मास ऐड हो जाएगा वो आपका म्यू × t हो जाएगा, दैट इज इक्वल × dv by dt। अब मैंने सही कर लिया है, ये मेरा मास हो गया टोटल, ये एक्सेलरेशन आ गई, ये नेट फोर्स जो है वो आ गया है। मुझे क्या चाहिए भाई साहब, मुझे जो है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, dv = F0 डिवाइडेड बाई m प्लस म्यू t dt माइनस ऑफ vu डिवाइडेड बाई m प्लस म्यू t, और यहाँ पे आपका चल जाएगा dt, इंटीग्रेशन यहाँ पे, इंटीग्रेशन यहाँ पे, टाइम आप नहीं 0 से t ले जाइए, 0 से t ले जाइए, रफ्तार आपकी 0 से v जाने वाली है, रफ्तार आपकी कहाँ जाने वाली है, 0 से v जाने वाली है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सॉल्व करिएगा तो एक शुक्ला सा रायता आपका फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। एक टफ सवाल मैंने आपको बताया है, कन्वेयर बेल्ट एक सस्ता वर्जन होगा, दिस इज मेडिकल वर्जन, दिस इज टिपिकल जेई वर्जन। अरे भैया इजी है, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। और जब नीचे से रेतवा गिर रहा था, जब नीचे ये रेतवा गिर रहा था तो रिलेटिव रफ्तार 0 थी,
पर इस बार रिलेटिव रफ्तार 0 नहीं है, क्योंकि अगर इसकी रफ्तार v, अब बोलो 0 कैसे? अबे जब ये इधर v से जा रहा होगा तो ये भी तो बाहर आके v से ही जा रहा होगा, है ना। इसमें क्या होगा, मैंने कहा इसमें जो पार्टिकल इस पे ऊपर आके टकरा रहा होगा उसकी हॉरिजॉन्टल में तो कोई रफ्तार ही नहीं होगी। आप बोलेंगे अगर मान लो कि हॉपर थोड़ा ऊपर हुआ, मान लो थोड़ा हॉपर ऊपर हुआ तो इसकी रफ्तार रिलेटिव रफ्तार तो वर्टिकल में भी आएगी। मैंने कहा वर्टिकल में भी थ्रस्ट लगेगा, उसको नॉर्मल वगैरह बैलेंस कर देगा, उसका हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी ये सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब, तो ये एक बेहतरीन सवाल हो गया। हमको लगता है कि खूब सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप बोले तो एक लास्ट एंड फाइनल, जैसे देखो सवालों की कोई कमी नहीं है। जैसे ये वाले सवाल खूब ओलंपियाड वगैरह में पूछे जाते हैं, मान लो कि इस तरह की घड़ी है, ये वो आप देख लेना। सैंड वाला सैंड क्लॉक आता है ना, यहाँ पे रेत वेत भर दिया, ये वो बताइए, ग्राफ बताइए, ये बताइए, थ्रस्ट फोर्स बताइए, ओलंपियाड वगैरह में मिल जाएंगे। एक और सवाल करते हैं, मतलब फिर मेरे को लगता है कि बहुत सवाल हो गए हैं तो खेला को खत्म कर। एक और सवाल ले लेते हैं चेन वाला, क्योंकि उस तरह का सवाल अभी अपन ने नहीं किया है। देन उसके बाद जो है अपन ये अपना जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल को क्लोज बता ही देंगे, मतलब उसके बाद तो फिर अपन क्लोज बता देंगे। बहुत सवाल कर लिए हैं, लास्ट एंड फाइनल सवाल। बीच में और भी बहुत सारे खूब सारे सवाल, मतलब सवालों की कोई कमी नहीं है। आप बुकलेट वगैरह को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज 1 हो जाए, फिर 2 कीजिए, फिर अच्छी वाली एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव सवाल कीजिए, एचसी वर्मा सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे उतनी क्लैरिटी आपकी कॉन्सेप्ट की बनेगी। रॉकेट वाली हो गई है, ये ट्रॉली वाले सवाल की वैरायटी हो गई है। अब मैं फाइनल जो वैरायटी आपको दिखाने जा रहा हूं, मान लो कि मैं ऐसा कुछ करूं, कैसा कर रहा हूं, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक चेन है, मेरे पास क्या है, ये एक चेन है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, इस तरह की चेन रखी हुई है और ये मेरा हो गया है ग्राउंड। ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। यहां से मैं चेन को हाथ में पकड़ के बैठा हूं, यहां से ऐसे हाथ में पकड़ के बैठा हूं। मैंने इसको रिलीज कर दिया, क्या किया है, रिलीज कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया है, जस्ट टचती, इसका मास m मान लीजिए, लेंथ l मान लीजिए, यानी लेमडा आपका हो जाएगा मास m डिवाइडेड बाई l, यानी केजी पर मीटर। ये है लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या है, ये है चेन की लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, अब आपको मैं बोलूं कि अगर ये चेन यहां से y नीचे आ जाए, क्या आ जाए, y नीचे आ जाए, तब इसके धरती माता इस पे कितना नॉर्मल लगा रहा है ना। मुझे आप ये बताइए कि इस चेन पे लगने वाला नॉर्मल इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ y बताइए। जितना ये नीचे आ जाएगा उतना यहाँ पे धरती माता इस पे t इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मल की वैल्यू 0 है, क्योंकि जस्ट टच है। अब मैं बोल रहा हूं कि जब ये नीचे y आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लाला सवाल समझ गए ना आप। ये ऐसा हो जाए, कितना पार्ट जो होगा वो इसका फोल्ड हो जाएगा, तो आप बोलिएगा साहब y लेंथ का पार्ट जो है वो यहाँ पे फोल्ड हो गया। y लेंथ का पार्ट जो फोल्ड हो गया है, इसका मास आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मास क्या होगा आपके लिए, y लेंथ का, यानी लेमडा y होगा कि नहीं होगा, बताइए लेमडा y होगा कि नहीं। अरे लेमडा केजी पर मीटर है, एंडो y कर दीजिएगा तो उतना लग रहा होगा, तो इस पे नीचे mg लग रहा होगा, लेमडा y g है। एक और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ, और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा डीएम मास इसमें ऐड हो रहा होगा, ऊपर आके डीएम मास ऐड हो रहा है। उसकी वीआर जो है, उसकी रिलेटिव रफ्तार इधर है, और अपना जो मेन मास है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स तो नीचे लगेगा। इसका मतलब क्या है, नीचे एक mg लग रहा है, एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, उनको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। नॉर्मल की वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी, लेमडा y g प्लस एफ थ्रस्ट। काश मुझे एफ थ्रस्ट मिल जाए, मैंने कहा डायरेक्शन तो मिल गई है, मुझे मैग्नीट्यूड की तलाश है, वो तो होता है वीआर इंटू डीएम बाई dt। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जब ये y नीचे आ जाएगी चेन, तब ये चेन का ये वाला जो पार्ट है उसका रफ्तार क्या होगा, आप बोलेंगे साहब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फ्री फॉल कर रहा है, तो ये पॉइंट की रफ्तार हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gy। क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gy। कैसे हो जाएगी, अरे भैया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो आपका v u स्क्वायर 0 है और h आपका y हो गया।
इतना रफ्तार होगा, ये पॉइंट का अगर इतना रफ्तार होगा तो ये पॉइंट का मैंने कहा इसका भी इतना, 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 क्योंकि अलोंग द चेन रफ्तार सेम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओ इसका मतलब जो पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है जाके डीएम मास, जो डीएम मास नीचे ऐड हो रहा है उसकी भी रफ्तार यही होगी। मैंने कहा हाँ, फिर तो वीआर की वैल्यू क्या है 2GY है, क्या है 2GY, 2GY होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो तो वीआर हमें पता लग गया। अब आप सोच के देखिए कि ये डीएम मास है क्या, डीएम मास है क्या, ये वो वाला मास है जो डीटी टाइम के दौरान इसमें ऐड हो गया। मैंने कहा अच्छा डीटी टाइम में कितना मास ऐड होगा, मैंने कहा वो मास होगा जो वीआर रफ्तार से डीटी टाइम में चल ले, इतना लेंथ हो जाएगा भाई, वीआर इंटू डीटी, यानी इतनी लेंथ का जो मास होगा वही तो डीएम होगा। अरे आप सोच के देखिए, ये तो लेंथ हो गई है, इंटू आप लेमडा कर दीजिए, ये आपका लेंथ हो गया है, ये आपका लेंथ पर केजी के हिसाब से, केजी पर लेंथ के हिसाब से इतना मास होता है, तो इंटू आपने ये कर दिया तो आपके पास ये डीएम वाला मास नहीं होगा, इतना मास ही तो होगा भाई। वीआर जो है, वीआर रफ्तार से हर पार्टिकल आ रहा है, डीटी टाइम में कितने पार्टिकल ऐड हो जाएंगे, उतनी टोटल लेंथ हो गई है आपकी चेन की, इंटू लेमडा कर दिया तो इतना केजी मतलब जो है आपका मास डीएम ही होगा जो डीटी टाइम में ऐड हो रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मुझे क्या मिल गया है, डीएम बाई डीटी मिल गया है। क्या वैल्यू हो गई है उसकी, वीआर इंटू लेमडा, क्या वैल्यू हो गई है, वीआर इंटू लेमडा। और मुझे तो इसी की तलाश थी, मुझे तो इसी की तलाश थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ गई है वीआर इंटू वीआर लेमडा, यानी लेमडा इंटू वीआर का स्क्वायर, लेमडा इंटू वीआर का स्क्वायर। क्या मिल गया है, थ्रस्ट फोर्स मिल गया है। वीआर की वैल्यू क्या है, ये है भैया, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा 2GY का रूट था, उसका स्क्वायर हो गया है, तो ये आपका लेमडा बाहर था, अंदर y हो गया है, यानी ये लिखा हुआ है आपका 2 लेमडा, या जो भी आपको लिखना है इसको जैसे भी लिख लो। ये कौन आ गया है, ये थ्रस्ट फोर्स आ गया है। अब बताइए मुझे टोटल नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आपका होगा लेमडा YG प्लस 2 लेमडा YG प्लस 2 लेमडा YG, कितना हो गया है 3 लेमडा YG। अरे भैया जो यहाँ मास था ना, उसके कारण जो लग रहा था, यहाँ एक्यूमुलेटेड मास के कारण जो नॉर्मल लग रहा था उसका 3 गुना हो गया। न्यूमेरिकल में ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि नॉर्मल डिवाइडेड बाय mg का रेशियो बताइए, 3 आएगा भाई साहब, या बोलेगा कि नॉर्मल इज 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ दी mg जो लग रहा है, तो आंसर क्या होगा 3 टाइम्स। और थ्रस्ट फोर्स क्या है 2 टाइम्स मतलब जो है mg के, और mg और थ्रस्ट फोर्स मिलके टोटल जो है वो 3 टाइम्स हो गया mg के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी y नॉर्मल आपको फंक्शन ऑफ y आपको प्राप्त हो गया है, नॉर्मल आपको फंक्शन ऑफ y प्राप्त हो गया है। कितना y वो है जो दूरी आपकी, टोटल लेंथ क्या है इसकी l है, टोटल लेंथ क्या है l है। y वो है जो यहाँ से जस्ट रिलीज करने पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे धरती माता द्वारा कितना नॉर्मल लगेगा वो आपको फंक्शन ऑफ y मिल गया। ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया है कि भैया थ्रस्ट फोर्स जो है वो वीआर की सेम डायरेक्शन में लगता हुआ दिखाई आपको देगा। रॉकेट वाले केस में वीआर की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पे मास आपका हो रहा था कम। अब हमको लगता है कि वैसे तो सवालों की लिमिट नहीं है, आप करते ही जाइए करते ही जाइए करते ही जाइए, लेकिन हमने कोई वैरायटी का सवाल छोड़ा नहीं। कोई वैरायटी का सवाल छोड़ने का मतलब है कि जो क्लासरूम कोर्स में बहुत अच्छे बैच को पढ़ाया जाता है या जो कॉन्सेप्ट वाइज मैक्सिमम चीजें बतानी चाहिए वो हमने लगभग यानी कि 100% सारी कवर की है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कहीं कहीं हम जरूरत से ज्यादा ओलंपियाड लेवल के बहुत टफ सवालों में भी गए हैं। कुल मिला के मेरा कहना और समझाने का तात्पर्य ये है कि भैया थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं ये कतई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप ये पढ़िएगा तो भोकाल तरीके से फोड़ देंगे, ये नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ये समझा है और आपने आपका दिमाग बहुत मतलब ठीक ठाक आपका अच्छे से सोच लेते हैं
तो अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप अच्छे से सवाल अटेम्प्ट करेंगे, और भैया हर सवाल ना भी हो लेकिन मेजोरिटी ऑफ सवाल आपसे हो जाएंगे, आप इस बात से वाकिफ हैं। बाकी अपने को पता होता है कि कई बार सवाल इतना टफ बनाया जा सकता है, वो मास्टर से भी ना हो, ऐसा हो सकता है फिजिक्स में और मैकेनिक्स में बहुत बेहतरीन और टफ सवाल बनाए जाते हैं। अगर आपको फी लेनी है तो आप MIT के सवाल जो होते हैं, वीकली सवाल रिलीज किए जाते हैं, वो देख सकते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के सवाल देख सकते हैं, बहुत टफ सवाल बनाए जा सकते हैं। बहुत सारा टाइम उसमें लगता है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये तो है ही, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि सब सवाल सबसे हो जाए, मतलब इवन टॉपर से भी एक आध सवाल ना हो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, इतने टफ सवाल, मतलब और भी बहुत सारे हार्वर्ड के वीकली क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह के सवाल जो बहुत रहते हैं, जो कि बहुत टफ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो जेईई एडवांस लेवल के या आप KVPI देंगे या जो भी आप ओलंपियाड देंगे फिजिक्स के, उसमें जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो हमने सारे कवर किए हैं। बाकी ज्ञान का अथाह भंडार है, जितना पढ़ें उतना कम है। बस हमें उतना समझना और सीखना है जिससे कि हम 12वीं लेवल के इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। जब आप परफॉर्म कर लेंगे बहुत ही अच्छा, तो किसी ढंग के कॉलेज की ढंग की ब्रांच में जाएंगे तो आगे आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका, अगर आपका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप अप्लाइड फिजिक्स लेंगे, उसमें बहुत बेहतरीन सी चीजें आगे जाके आप कर सकते हैं। आपका जिस भी सब्जेक्ट में, भले वो कंप्यूटर साइंस हो, भले वो कुछ भी जो भी इंटरेस्ट है आपका, आप वहां जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म IITs में मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई मिलेगा तभी जब आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। और वो आप बहुत अच्छा कब करेंगे? जब आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्लस जो होमवर्क किया जा रहा है उसको बहुत ही शिद्दत से करेंगे, और साथ ही साथ आप मोटिवेटेड रहेंगे। वो ज्यादा जरूरी है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और वो आप है भी, बहुत ही होनहार है आप, इसमें किसी को कोई मतलब डाउट ही नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, इसलिए आप सिलेक्टेड हैं, आप मतलब जो है इस बातों को समझ रहे हैं। बस आपको अपनी कैपेबिलिटीज को सही तरीके से उपयोग करना है ना। बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपन चलते हैं भाई साहब, हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अगला हमारा चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स। मार्केट के अंदर बच्चा लोग ये कहते हुए आपको मिल सकते हैं कि अरे बहुत टफ सवाल, बहुत टफ चैप्टर है, नहीं पढ़ने का, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सवाल नहीं होता है। ऐसे बच्चों को बोलना कि लाला हम पढ़ेंगे और तुमसे नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे नहीं होगा। हमसे तो होगा, क्योंकि भैया हमसे तो होता ही, हम तो किनसे नहीं होगा, जो जिनसे नहीं होता है वही तो नवोदय वाले और दक्षिणा स्कॉलर्स का होता है। वो मतलब जो भोकाल किस्म के लोग होते हैं, विपरीत परिस्थितियों हालातों को हरा के IITs में पहुंचते हैं और एक मतलब जिसको बोलते हैं ये इंस्पायरिंग स्टोरी जो है दुनिया के लिए, समाज के लिए और देश के लिए पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है कि कुछ लोग उस्तादों से सीख के बैठे हो, लेकिन हम लोग हालातों से सीखते हैं, तो मतलब सीख तो लेते ही है ना। और इस सीख में ज्यादा फील आती है, ज्यादा अच्छा लगता है हमें। बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में भाई साहब, और उसके लिए आप जो है डबल जुनून के साथ आइएगा। अभी तक का जो होमवर्क और जो पढ़ाया गया है उसको एक बार देख के आइएगा, और इस मिशन के साथ आइएगा कि लोग बोलते हैं टफ है, लेकिन हम उतना अच्छे से समझेंगे कि उसमें एकदम भोकाल काट देंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।